Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है, और इनकी एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर फील्ड में। क्योंकि जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं और उसका हमें एप्लीकेशन अगर नहीं पता है तो उसकी फिर कोई यूटिलिटी नहीं रहती है। तो हम ये लॉ पढ़ते तो हैं लेकिन हमको ये समझ में नहीं आते कि ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये लॉ क्या है और कैसे इसको हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। देखिए, दो लॉ हैं जो बड़े कंफ्यूज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इसको हम कंपैरिजन से डिस्कस करेंगे इन दोनों लॉ को, और एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। इस साइड में मैं लिख देता हूं लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो पहले हम इसको बात करेंगे कि ये किस साइंटिस्ट ने दिए थे। तो देखिए, ये जो लॉ दिया था जस्टिस वॉन लीविग ने दिया था, जस्टिस वॉन लीविग। और ये जो लॉ दिया था ये एफ ब्लैकमैन, अगर पूरा नाम देखें इसका, फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं लॉ और वो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लीविग के साथ नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लीविग ने दिया है तो दोनों एल नहीं मैच करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ब्लैकमैन लिमिटिंग के साथ है और मिनिमम जो है लीविग के साथ है। ये जो लॉ लीविग ने दिया था 1840 का है और ये 1905 का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था वो काफ़ी टाइम बाद, अबाउट 65 ईयर्स के बाद जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था। तो जो पुराना लॉ है वो क्या है, मिनिमम है, और मिनिमम लॉ को कंसीडर करते हुए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बना है जो थोड़ा इससे अलग है और उसके एप्लीकेशन भी अलग है। अब ये जो जस्टिस वॉन लीविग थे, इन्होंने जो काम किया था ये एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे थे। इनका जो बेसिक वर्क था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे था, और ब्लैकमैन का जो वर्क था वो फिजियोलॉजी में था। ये फिजियोलॉजी में काम कर रहे थे, तब इन्होंने देखा, और एक्चुअली में ये बॉटनिस्ट थे, इनका मेन सब्जेक्ट बॉटनी था। इन्होंने चूंकि फिजियोलॉजी में काम कर रहे थे इसलिए इन्होंने सारा जो काम देखा वो फोटोसिंथेसिस पे इन्होंने वर्क किया। तो इनका जो स्टार्टिंग थी वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में थी, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे थे। तो ये ग्रोथ फैक्टर, प्लांट ग्रोथ का न्यूट्रिएंट सप्लाई में वर्क देख रहे थे। तो इनका जो वर्क था वो प्लांट ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है मिनरल न्यूट्रिएंट से सप्लाई से, मिनरल न्यूट्रिएंट। तो ये देख रहे थे कि प्लांट की हम जब मिनरल न्यूट्रिएंट देते हैं तो प्लांट ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है। एक्चुअली में पहले एक ह्यूमस थ्योरी थी, इन्होंने इस ह्यूमस थ्योरी को डिबंक किया, उस थ्योरी को नहीं माना, और इस ह्यूमस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एल्बर्ट थायर ने दी थी, एल्बर्ट थायर ने, तो इस थ्योरी में यह माना जाता था कि प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जो प्लांट फीड कर रहे हैं, वो जो सॉइल में डिकेइंग प्लांट और एनिमल है उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो प्लांट के जो रेजिड्यू हैं या जो एनिमल के जो रेजिड्यू हैं सॉइल में, वही जो है सारा प्लांट को फीड करता है, न्यूट्रिशन देता है। इसका मतलब जो ह्यूमस है वही पूरा प्लांट को डेवलप कर रहा है। लेकिन इन्होंने, जस्टिस वॉन लीविग ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि ह्यूमस पे डिपेंड करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और ये जब हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं तभी प्लांट की ग्रोथ होती है। हम चाहे कितना ह्यूमस दे दें, प्लांट की ग्रोथ एक लिमिट के बाद नहीं होगी। जब हम उन न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं तभी उसकी ग्रोथ होती है। तो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वर्क करते हुए देखा कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट को देने के लिए। तो इन्होंने जो है नाइट्रोजन के, फास्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए
और प्लांट की ग्रोथ देखी और उसको अप्लाई करने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ी। तो ये चूंकि पायोनियर वर्क था इनका न्यूट्रिएंट्स को थ्रू फर्टिलाइजर देने के लिए, तो इनको फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी रेफर किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और इनका जो ये वर्क था एक्चुअली में ये जर्मनी के थे, और जर्मनी में कार्ल स्प्रेंजल ने वर्क किया था। कार्ल स्प्रेंजल एक्चुअली में एग्रोनॉमिस्ट थे। ये इनके वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया। एक्चुअली कार्ल स्प्रेंजल ने ये डिस्कवरी की थी कि जब हम ग्रोथ फैक्टर देते हैं, कोई सप्लाई करते हैं किसी ग्रोथ फैक्टर की, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन उनका वर्क बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया, पॉपुलराइज नहीं हो पाया। इन्होंने जस्टिस वॉन लिविंग ने इस पर और वर्क किया और उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी। तो इस कारण से जो जस्टिस वॉन लिविंग का जो वर्क है एक्चुअली में वो स्प्रेंजल के वर्क का एडवांसमेंट है। तो ये दोनों ही जो है जर्मनी के थे, और ये जो काम कर रहे थे ये ब्रिटेन के थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में थे ये, और ये फिजियोलॉजी में काम कर रहे थे, बॉटनी पे, फोटोसिंथेसिस पे काम कर रहे थे। तो अब देखिए दोनों की मैंने आपको बैकग्राउंड बताई। इनके बैकग्राउंड प्लांट ग्रोथ कैसे बढ़ती है मिनरल न्यूट्रिएंट के सप्लाई के साथ, वो इन्होंने देखा। जबकि ब्लैकमैन ने ये देखा कि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने जो काम देखा फोटोसिंथेसिस का, वो CO2 और CO2 कंसंट्रेशन पे और लाइट इंटेंसिटी पे इन्होंने वर्क किया। और उसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप देखी कि फोटोसिंथेसिस, इन दोनों से फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके हम रेट को बढ़ाते घटाते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये ब्लैकमैन इस पे काम कर रहे थे कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएं या लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएं तो कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। तो इन्होंने जो है 3 कार्डिनल पॉइंट्स जो कंसिडर किए, कार्डिनल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं, वो थे मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। तो देखिए किसी भी उसके लिए 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं कि मिनिमम, इन्होंने कंसीडर किया मिनिमम कि वो वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कि जिस पे ग्रोथ रुक जाएगी और इसके ऊपर ही ग्रोथ स्टार्ट होगी। ऑप्टिमम वो होगी जब बिल्कुल मैक्सिमम रेट या डिजायर्ड जो हमें रेट चाहिए वो मिल रहा हो, पीक पे पहुंच जाएगा रेट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का या कोई भी प्रोसेस। और मैक्सिमम वो होगा कि इसके बाद सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, बस वहीं पे सर्वाइव करेगा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जरा सा नीचे गया तो डेथ हो जाएगी। ऑप्टिमम में उसका मैक्सिमम आउटपुट आएगा टेम्परेचर का, अच्छा रेस्पिरेशन होगा, अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, और मैक्सिमम में नियर डेथ है, जरा सा भी इसके बाद बढ़ा तो डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने कार्डिनल पॉइंट को कंसिडर करके काम किया। जबकि लिविंग ने अमाउंट पे काम किया, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पे काम किया। तो यहां देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये प्लांट ग्रोथ देख रहे थे कि कैसे बढ़ सकती है मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई करके, और ये देख रहे थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ सकती है लाइट इंटेंसिटी से बढ़ा करके या CO2 से बढ़ा करके या टेम्परेचर से बढ़ा के। तो यहां पे देखिए एक ही फैक्टर पे काम हो रहा था, केवल न्यूट्रिएंट सप्लाई पे। और जो लिमिटिंग फैक्टर वाला जो लॉ पोस्टुलेट हुआ है ब्लैकमैन का, वो उसमें मल्टी फैक्टर है, कई सारे मैनी फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन एक प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा था। तो यहां पे अगर देखा जाए तो टिपिकल वर्क यहां पे है, क्योंकि एक प्रोसेस कई फैक्टर से डिसाइड हो रहा है। यहां पे इन्होंने जो कंसीडर किया एक प्रोसेस, मतलब जो प्लांट ग्रोथ है, केवल एक ही फैक्टर को कंसीडर किया, वो क्या था, प्लांट न्यूट्रिएंट। लेकिन बहुत पायनियर वर्क था, तो दोनों की लॉ की ही रिकॉग्निशन है। पहले इस लॉ को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा। लॉ ऑफ मिनिमम में इन्होंने ये कहा, लिविंग ने, कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ है, इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, बट ऑल अदर आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट। कि प्लांट की ग्रोथ उस न्यूट्रिएंट से अफेक्ट होती है जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, लेकिन जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो अपने एडिक्वेट अमाउंट में हो। जबकि ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है, व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशंस एज टू इट्स रैपिडिटी,
कि जब कोई प्रोसेस अपने रिपीटेटिव पे हो, मतलब हाई रेट पे चल रहा हो, व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशंस टू एज इट्स रैपिडिटी बाय ए नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर्स, कि कई सारे फैक्टर्स हैं, देन द रेट ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। इस लॉ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, अभी इसको समझने की जरूरत है। तो यहां पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको कि क्या इन दोनों लॉ में डिफरेंस था, और इस लॉ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी लैंग्वेज को, इसको जानना और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये मैंने अभी आपको इन दोनों की बैकग्राउंड बताई थी, इन दोनों की क्या बैकग्राउंड थी और कैसे इन्होंने काम किया। इसको फिर दो भागों में ले लेते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो देखिए ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है, जो ब्लैकमैन ने दिया है, लॉ ऑफ ऑप्टिमा भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमम फैक्टर के लिए भी बताया था कि ऑप्टिमम पे डिजायर्ड डिग्री का आउटपुट मिलेगा, लेकिन जो रेलिवेंस है वो लिमिटिंग फैक्टर के साथ है। लॉ ऑफ मिनिमम में क्या कहा कि प्लांट ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी वाइल अदर आर प्रेजेंट इन एडुकेट अमाउंट, कि जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट की, अगर सब न्यूट्रिएंट की एडुकेट है, केवल एक न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम है, तो जो ग्रोथ है प्लांट की उसी न्यूट्रिएंट से डिसाइड होगी। तो जैसे जैसे वो न्यूट्रिएंट देंगे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट मान लीजिए सॉइल में N है, P है, K है और मान लीजिए जिंक है, और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मान लीजिए ये 120 kg पर हेक्टर चाहिए, ये 60 kg पर हेक्टर चाहिए, और ये 40 kg पर हेक्टर एंड जिंक 5 kg पर हेक्टर। मान लीजिए ये कि ये एक रिक्वायरमेंट है प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ इफ ऑल आर प्रेजेंट इन एडुकेट अमाउंट एक्सेप्ट वन, कि एक की अमाउंट एडुकेट नहीं है बाकी सबकी है, तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन 100 kg है और ये 60 kg है फास्फोरस, देन 40 kg है, ये 5 kg ही है। तो देखिए ये एडुकेट अमाउंट में है जो चाहिए, लेकिन ये 100 kg एडुकेट अमाउंट में नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो यहां जो लिमिटिंग फैक्टर है वो नाइट्रोजन है, जिंक नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो ग्रोथ फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जो मिनिमम अमाउंट में है। मिनिमम अमाउंट उस अमाउंट को कहा जा रहा है जो उस ग्रोथ के लिए चाहिए और वो अमाउंट नहीं है। तो ऐसे केस में देखिए 120 kg नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितनी है, केवल 100 kg, बाकी देखिए एडुकेट अमाउंट में है। फास्फोरस 60 चाहिए, 60 है, पोटेशियम 40 kg चाहिए, 40 kg है, जिंक 5 kg चाहिए, 5 kg है। तो यहां क्या है, 100 kg जो है नाइट्रोजन जो कि 120 से कम है, तो यहां जो लिमिटिंग फैक्टर है वो नाइट्रोजन है। तो स्मॉलर क्वांटिटी में कौन है, नाइट्रोजन है। तो अब जैसे जैसे हम नाइट्रोजन की डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यील्ड बढ़ेगी। अब अगर हम न्यूट्रिएंट की डोज बढ़ाएंगे तो यील्ड नहीं बढ़ेगी। यही लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम, कि जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है उस न्यूट्रिएंट से जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, और ऑल क्या है, एडुक्वेट अमाउंट में। तो यहां स्मॉलर क्वांटिटी आप एब्सोल्यूट अमाउंट से मत समझिए, ये जो स्मॉलर क्वांटिटी कही जा रही है वो जो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है उससे जो रिक्वायरमेंट है उससे कम कही जा रही है। तो इसका मतलब जो यील्ड बढ़ेगी वो यील्ड इज प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रिएंट विच इज लिमिटिंग। तो यहां देखिए लिमिटिंग या मिनिमम में कौन है, मतलब मिनिमम का मतलब डोज से नहीं है, फिर इस बात को समझ लीजिए। मिनिमम मतलब है कि उसकी रिक्वायरमेंट से। तो यील्ड कैसे कैसे बढ़ेगी, उस न्यूट्रिएंट के एप्लीकेशन से बढ़ेगी जो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है। तो जो ग्राफ इसका आएगा अगर हम देखें लॉ ऑफ मिनिमम का, तो वो इस तरह से रहेगा। मान लीजिए ये यील्ड लेते हैं और ये नीचे हमने न्यूट्रिएंट लिया, तो ये
ग्राफ ऐसे जाएगा कि जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वैसे वैसे यील्ड बढ़ती जा रही है। तो और ये जो यील्ड है ये वो यील्ड लेवल है जो हमने न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया, सॉइल में ऑलरेडी है। तो उन्होंने ये देखा कि जब मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं तो यील्ड बढ़ती है, खासतौर से उस मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने से जो रिक्वायरमेंट से कम में है। तो ये है लॉ ऑफ मिनिमम। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है, वो ये तो सिंपल बात है कि कोई चीज़ अगर कम है और उसको डालते जाएं तो बढ़ते जाएगी। इसमें खास बात ये थी कि उससे पहले ह्यूमस थ्योरी थी और उसमें माना जा रहा था ह्यूमस ही रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिएंट का कोई कंसेप्ट नहीं था, फर्टिलाइजर का कोई कंसेप्ट नहीं था कि न्यूट्रिएंट्स देने। तो उन्होंने देखा कि भाई सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, ह्यूमस बढ़ाते रहिए, यील्ड नहीं बढ़ेगी जब तक कि मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था लॉ ऑफ मिनिमम, और एप्लीकेबल है। कहाँ एप्लीकेबल है? आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए एप्लीकेबल है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की या किसी इकोलॉजी की, किसी सिस्टम की, इकोसिस्टम की, वो लॉ ऑफ मिनिमम से ही डिसाइड होती है। कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ जो स्पीसीज है, मान लीजिए कोई ग्रास स्पीसीज है, तो ग्रासेस नीचे ग्रो हो रही हैं और ऊपर मान लीजिए डेंस फॉरेस्ट है और नीचे सोलर लाइट पहुँचेगी नहीं, तो वहाँ लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? सोलर लाइट हो गई। तो यहाँ लॉ ऑफ मिनिमम लगेगा कि जैसे जैसे सोलर लाइट बढ़ेगी तब नीचे की घास उगनी शुरू होगी, ग्रास की ग्रोथ होगी। तो ये किसी भी पॉपुलेशन को डिसाइड करने में पता चलता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, कि वहाँ हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रोथ फैक्टर मिनिमम अमाउंट में है, और जब वो फैक्टर को बढ़ाएंगे तभी वहाँ का वो स्पीसीज की ग्रोथ होगी। तो पॉपुलेशन साइज डिसाइड करने में ये लॉ ऑफ मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सॉइल सैंपलिंग करें, उसने यही कहा था लिबिग ने भी कि सॉइल सैंपलिंग कीजिए और जो न्यूट्रिएंट कम है रिक्वायरमेंट से उसकी डोज दीजिए। तो आज भी यही प्रिंसिपल है, सॉइल एनालिसिस करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं और जो न्यूट्रिएंट कम होता है फिर हम उसकी डोज बढ़ाते हैं। अब इस वाले केस में देखिए, हम जिंक बढ़ा दें, यील्ड नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये एडिक्वेट अमाउंट में है। पोटेशियम बढ़ा दें, नहीं बढ़ेगी। यहां लिमिटिंग क्या हो रहा है? नाइट्रोजन हो रही है। अब हो सकता है कि यहां दो जो है, हो सकता है कि जिंक अब वो हो जाए, जिंक मान लीजिए 4 kg हो जाए, तो लिंक भी जिंक जो है अब लिमिटिंग हो गया, तो अब दोनों फैक्टर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे ही एक फैक्टर एडिक्वेट अमाउंट में पहुंचेगा तो दूसरा वाला लिमिटिंग में है, फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो लिबिग ने ये बोला कि ये बढ़ता है, लेकिन ये तो बताया कि लिबिग ने कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करने से जो मिनिमम अमाउंट में है उससे यील्ड बढ़ती है, लेकिन ये किस तरह से बढ़ती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, इसकी जो मैथमेटिकल स्टडी करी वो मिस्टर लिच ने की। तो मिस्टर लिच का जो वर्क था वो लॉ ऑफ मिनिमम जो लिबिग ने दिया था उस पे था, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। मिस्टर लिच लॉ क्या है और मिस्टर लिच की लॉ की जो फाउंडेशन वो यही है। उन्होंने स्टडी की कि ये कर्व कैसे चलता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड बाय द amount of the nutrient which is present in smaller quantity, all other being present in adequate amount। तो ये मैंने बता दिया है कि कैसे ये वर्क करता है, और इस कंसेप्ट को बैरल कंसेप्ट भी कहा जाता है। बैरल कंसेप्ट ये माना जाता है, एक बैरल है, एक टोकरी है काफी बड़ी, और उसमें कई स्टेप्स बने हैं, मतलब कि उसमें जो खपच्ची बनी है बांस की वो अलग अलग लेंथ की है। तो अब जो उस बैरल में हम पानी भरेंगे तो उसमें पानी कहाँ रुकेगा? जो सबसे छोटी स्टेप्स होगी, जो सबसे छोटी पट्टी होगी वहीं तक पानी रुकेगा, उसके बाद पानी वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। अब सारी स्टेप्स मान लीजिए अनइक्वल लेंथ की हैं, कोई भी इक्वल लेंथ की नहीं है, या मान लीजिए कि सारी इक्वल लेंथ की हैं, केवल एक नहीं है, तो पानी इसमें कहाँ तक स्टोर होगा? जहाँ तक वो स्टेप्स की मिनिमम लेंथ है। तो ये बैरल कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक एफोरिज्म कहावत भी है इस लॉ की जो पूछी जा सकती है। एफोरिज्म है कि क्वांटिटी ऑफ अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन सॉइल इज ओनली एज गुड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लीस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। मतलब कि सॉइल में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट न्यूट्रिएंट है, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है अमाउंट में, वो उतना ही अच्छा है जितना कि जो न्यूट्रिएंट सबसे कम अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा अब न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है अबंडेंट, वो हेल्प नहीं कर सकता ग्रोथ बढ़ाने में जब तक कि इसकी अमाउंट को ना बढ़ाया जाए। तो ये बैरल कंसेप्ट भी है। तो इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। बैरल कंसेप्ट को हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो। मान लीजिए कि ये एक
बैरल का मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि बैरल कंसेप्ट क्या है। इसे लिविंग बैरल भी बोलते हैं। मान लीजिए ये एक बैरल है जो बनी हुई है, कई उसकी स्टेप्स हैं इस तरह की, कपच्चियों से बना हुआ है ये कई स्टेप्स बनी हैं। अब हमने क्या किया, इसमें पानी भरना शुरू किया। तो देखिए जब हम इसमें पानी भरना शुरू करेंगे इसमें और यहां तक आएगा तो ये देखिए यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। अब हम इसमें पानी अगर स्टोर कर दें, पूरी किसी तरह से भर भी दें इसको हम, तो पानी निकल करके यहां पर आ जाएगा। पानी का लेवल क्या रहेगा, यहीं रहेगा, क्योंकि ये सबसे छोटी स्टेप्स है और यहां से पानी बाहर आ रहा है। तो बैरल की कैपेसिटी कहां से डिसाइड हो रही है, जो मिनिमम लेंथ की स्टेप्स है। तो यही कंसेप्ट प्लांट की ग्रोथ का है। प्लांट की ग्रोथ कहां से लिमिटेड होगी, कहां से डिसाइड होगी, उस न्यूट्रिएंट से जो सबसे कम अमाउंट में है। तो ये बैरल कंसेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा, लॉ ऑफ मिनिमम समझ में आ गया होगा, और इसका एप्लीकेशन कहां पे ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया था कि ये ब्लैकमैन ने किस पे दिया था, फोटोसिंथेसिस पे दिया था। उन्होंने जब फोटोसिंथेसिस की तो उन्होंने देखा कि जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाया तो CO2 कंसंट्रेशन, और ये था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से वो रेट फिक्स हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। वो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे। इसके बाद देखिए CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे आकर के फिक्स हो गया है, यहां पे आकर के। अब कितना भी CO2 कंसंट्रेशन उन्होंने बढ़ाया, नहीं बढ़ा। और यहां पे जो लाइट इंटेंसिटी थी वो लो लाइट थी, लो लाइट इंटेंसिटी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस जो है किससे अफेक्ट हो रहा है, इसमें कई सारे ग्रोथ फैक्टर हैं, कई फैक्टर हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखिए वहीं होगा जहां कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ही एप्लीकेबल होता है। तो इसको नोट करिएगा कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए है। फिर उन्होंने क्या किया, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई। तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फिर ये फोटोसिंथेसिस बढ़ करके यहां तक आया, लेकिन CO2 कंसंट्रेशन इसके बाद बढ़ाने से नहीं बढ़ा। तो ये मीडियम लाइट इंटेंसिटी थी। उसके बाद उन्होंने लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाई, तो और बढ़ाने से ये फोटोसिंथेसिस बढ़ा और ये बढ़ के यहां तक आ गया, फिर ये फिक्स हो गया। तो अब देखिए CO2 कंसंट्रेशन यहां तक यूज हो गया। पहले CO2 कंसंट्रेशन यहां तक यूज हो रहा था और लाइट इंटेंसिटी यहां पे अब फोटोसिंथेसिस आ गया, ये था हाई लाइट इंटेंसिटी। अब जो CO2 कंसंट्रेशन इस लाइट इंटेंसिटी पे देखिए कहां पे है, यहीं पे ही है, और इस पे यहां पे है, लेकिन इस पे फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। तो इसका मतलब केवल CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, हमको जो दूसरे फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये क्या था, जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते गए फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया। और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इसकी लाइट इंटेंसिटी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की नहीं मिल जाती 700 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर। CO2 कंसंट्रेशन भी कहां तक जाएगा, 0.04% तक ही जाएगा, उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। इसी तरह देखिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हर प्लांट के लिए अलग अलग है। टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, एंजाइम एक्टिवेशन में रहता है। अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम रहेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मैक्सिमम पे चला गया, डीनेचर्ड हो जाएंगे एंजाइम, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद इसमें आगे रोल टेम्परेचर का है। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी के साथ अभी टेम्परेचर अगर लो, हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये फोटोसिंथेसिस और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए जो प्रोसेस है इसमें कई सारे फैक्टर हैं। तो उन्होंने जो कंसीडर किया वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे किया। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एसिमिलेशन है। तो उनका जो मेन वर्क था किस पे था, फोटोसिंथेसिस पे था। तो उन्होंने ये देखा कि कोई जो प्रोसेस में कई सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें अगर जो फैक्टर सबसे कम सप्लाई में है, सप्लाई तो सभी की हो रही है, यहां देखिए सप्लाई CO2 की भी है, सप्लाई लाइट की भी है, लेकिन ये सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस सप्लाई को बढ़ाया जाए। फिर जब वो ऑप्टिमम में पहुंच जाएगा तो एक दूसरा जो फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा, फिर उस फैक्टर की सप्लाई बढ़ाई जाए, तब रेट बढ़ेगा और फिर वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा। तो ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो दोनों में क्या अंतर है, लॉ ऑफ मिनिमम में? लॉ ऑफ मिनिमम कंसीडर कर रहा है केवल प्लांट ग्रोथ को न्यूट्रेंट के साथ, कि न्यूट्रेंट बढ़ाते जाइए, प्लांट ग्रोथ बढ़ती जाएगी, यील्ड बढ़ती जाएगी। ये लॉ ऑफ मिनिमम कहता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है
कि फोटोसिंथेसिस बढ़ानी है, मतलब ड्राई मैटर एक्युमुलेशन बढ़ाना है, तो जो सब कॉम्बिनेशंस हैं, जो जो फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व है, CO2 इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, अब इसमें क्लोरोफिल का एग्जाम्पल नहीं लिया है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है, सोलर एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इनका एक प्रॉपर रेशियो चाहिए होता है। जब वो प्रॉपर रेशियो में मिलती हैं तभी जो है वो बढ़ती है, वो प्रोसेस बढ़ता है। तो यहां जो है वो रिलेटिव अमाउंट पे इंपॉर्टेंस है कि रिलेटिव अमाउंट क्या है। यहां पे जो है वो एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की जो लिमिटिंग है उनकी एब्सोल्यूट अमाउंट, टोटल अमाउंट पे डिसाइड होता है। ये रिलेटिव अमाउंट उन सबका आपस में क्या रेशियो है, CO2 का, 1 मोल CO2 को फिक्स करने के लिए कितना मोल वाटर चाहिए, कितना फोटोन चाहिए, उस पर डिसाइड होगा फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब टोटल क्वांटिटी पर डिसाइड हो रहा है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। नाइट्रोजन की क्वांटिटी फास्फोरस से डिसाइड नहीं हो रही है। जो लिमिटिंग है, मान लें लिमिटिंग नाइट्रोजन है तो उसकी क्वांटिटी जिंक से डिसाइड नहीं हो रही है। लेकिन यहां जो है CO2 के कंसंट्रेशन की इफिशियंसी लाइट इंटेंसिटी से डिसाइड हो रही है कि CO2 का प्रॉपर वर्क तब तक नहीं होगा, CO2 का प्रॉपर फिक्सेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे हाई लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो इस कारण से यहां रिलेटिव अमाउंट है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं कि लिमिटिंग फैक्टर का, जैसे कि मैंने इसका न्यूट्रेंट का बताया। अगर हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन देखें कि इसका क्या केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, तो हम देखेंगे कि 6CO2 प्लस 12H2O से जो बन रहा है, एरो मैं इधर को कर दे रहा हूं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहां देखिए 12H2O, 12 जो 12 मोल वाटर के इन्वॉल्व है, यहां 6 H2O निकल रहे हैं। तो मैथमेटिकल टर्म में इसको काटना नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब कि 6 मोल CO2 को रिड्यूस करने के लिए 12 मोल वाटर चाहिए, तब जो है 1 मोल ग्लूकोज का बनेगा, 6 मोल वाटर के बनेंगे और 6 मोल ऑक्सीजन के रिलीज होंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। यहां पे क्लोरोफिल है और सनलाइट है यहां पे, जो दोनों चाहिए। तो अगर हम रिलेटिव अमाउंट देखें CO2 की और वाटर की, तो CO2 वाटर का जो रेशियो है वो है क्या है, 1:2। 6 मोल इसके चाहिए, 12 इसके चाहिए, क्या हो गया रेशियो 1:2। तो अगर 2 मोल वाटर के नहीं है तो 1 मोल CO2 नहीं रिड्यूस होगी, नहीं कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। अब 1 मोल CO2 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल वाटर चाहिए, और इसमें अगर हम क्वांटा भी जोड़ दें, फोटोन क्वांटा, क्वांटम यील्ड जिसे हम कहते हैं, फोटोन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इसको हम बोल दें, रेडिएंट एनर्जी, तो ये 8 क्वांटा जो है, क्वांटम 8 क्वांटम चाहिए CO2 को फिक्स करने के लिए। तो इसका मतलब कि 8 क्वांटम फोटोन रेडिएंट एनर्जी चाहिए, रेडिएंट एनर्जी को फोटोन में, जिसको क्वांटम में हम मेजर करते हैं, 2 मोल वाटर चाहिए और 1 मोल CO2 चाहिए, तब फोटोसिंथेसिस जो है ऑप्टिमम होगी। तो यहां देखिए अगर ये 6 हो जाता है तो ये प्रोसेस अपना ऑप्टिमम स्टेज में नहीं आएगा। अगर वाटर मान लीजिए 1 मोल है तो फिर ये पूरी CO2 फिक्स नहीं होगी, पूरे क्वांटम यूटिलाइज नहीं होंगे। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, जो एक प्रोसेस जिसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो फैक्टर्स कैसे उस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं ये बताता है। जबकि लॉ ऑफ मिनिमम ये बताता है कि जो आउटपुट है वो एक फैक्टर से कैसे डिसाइड हो रहा है। यहां पे कई फैक्टर दूसरे फैक्टर की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे एसिमिलेशन होने से या कैसे यूटिलाइज होने से कैसे चेक करता है, वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से पता चलता है। लॉ ऑफ मिनिमम से यह पता चलता है कि हम केवल एक फैक्टर की स्टडी करते हैं कि एक फैक्टर ग्रोथ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम उसका किसी दूसरे फैक्टर के साथ इंटरेक्शन स्टडी नहीं करते हैं। यहां इंटरेक्शन है CO2 का लाइट इंटेंसिटी के साथ, टेम्परेचर के साथ, वाटर कंटेंट के साथ, क्वांटम यील्ड फोटोन के साथ। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो बेस बनता है वो लॉ ऑफ मिनिमम से बनता है। यहां भी हम ये देख रहे हैं कि पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर, यहां भी हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन यहां लिमिटिंग फैक्टर ये बताता है कि यील्ड कैसे इंक्रीज कर रही है, यहां
ये बताता है कि लिमिटिंग फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोसेस में फैक्टर्स कैसे इंटरेक्ट करके प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का एप्लीकेशन यह है कि हम किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, रेस्पिरेशन है या एसिमिलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, उसको डिजायर्ड डिग्री पे ले आ सकते हैं अगर हमको ये पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उनका आपस में रिलेटिव प्रपोर्शन क्या है, किस प्रपोर्शन में वो रिएक्शन करते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है इस समय मिनिमम है उसकी रिक्वायरमेंट से, और उस न्यूट्रिएंट को हम बढ़ाएं तो यील्ड बढ़ेगी। और कैसे यील्ड बढ़ेगी, वो मैथमेटिकल स्टडी मिस्टर लिच ने की है। तो इसके आगे का वर्क मिस्टर लिच का है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या डिफरेंस है और कहां वो अप्लाई होते हैं। यहां देखिए कोई पॉपुलेशन है, वहां डिसाइड हो रहे हैं किसी सिस्टम में किसी स्पीसीज की, वीड स्पीसीज है, क्रॉप स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, फॉरेस्ट्री स्पीसीज है, वो कैसे डिसाइड होगी। और ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का एप्लीकेशन ये है कि हम कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे डिजायर्ड डिग्री तक ले जा सकते हैं अगर हमें पता हो कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उन फैक्टर का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, किस रिलेटिव अमाउंट में वो रिएक्शन करते हैं। तो दोनों ही अप्लीकेबल है एग्रीकल्चर में, और दोनों का हम देखेंगे तो मीनिंग अब अलग अलग हमें समझ में आता है। मैंने एग्जाम्पल से ही बता दिया है कि क्या इसमें डिफरेंस होता है, और जो इनका लॉ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप वहाँ से उसको और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड के साथ बताया है, एग्जाम्पल से बताए हैं, और कहाँ अप्लाई होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।